गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के एमसीक्यूज, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य है जो चोल साम्राज्य के संबंध में है। ठीक है, फर्स्ट वाला है हमारा, राजेंद्र चोल प्रथम ने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। सेकेंड है, राज चोल प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक शहर बसाया। थर्ड है, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। हमें इसमें से बताना कितने कथन सत्य है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक। जो हमारा इसका थर्ड वाला आंसर है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या दे रखा है यहाँ पर कि जो तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तो वो किसने करवाया था, राज चोल प्रथम ने। ठीक है, और यहाँ पर जो दे रखा है हमें गंगेकोंड चोल की उपाधि तो किसको मिली थी, राजेंद्र चोल ने धारण की थी और गंगेकोंड चोलपुरम नामक एक शहर बसाया था। किसने, राजेंद्र चोल ने। इसलिए हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है क्या एक दूसरे का इंटरचेंज है। ठीक है, चोल साम्राज्य के बारे में बताना हमें। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जिन्होंने पल्लवों को पराजित कर चोलों के शक्तिशाली उदय का नेतृत्व किया। चोलों का शासनकाल 19वीं से 13वीं शताब्दी तक लगभग 5 शताब्दियों तक चला। 1010 ईस्वी में राजा चोल प्रथम ने तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर राजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया। यह भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है। राजेंद्र चोल ने 1014 ईस्वी में अपने पिता राज चोल जो प्रथम का स्थान लिया। उन्होंने गंगईकोंडा चोला की उपाधि धारण की क्योंकि उन्होंने गंगा के पास के राज्यों पर विजय प्राप्त की और गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई। ठीक है, राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1246 से 1279 ईस्वी तक शासन किया। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में समाचारों में रहा शब्द सेंगोल किससे संबंधित है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। यह धार्मिक राजत्व का प्रतीक है। ठीक है, सेंगोल, इसलिए हमारा इसका आंसर सी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन में अध्यक्ष की कुर्सी के पास धार्मिक राजत्व का एक प्राचीन दक्षिण भारतीय प्रतीक सेंगोल धार्मिकता का राजदंड औपचारिक रूप से स्थापित किया। ठीक है, सेंगोल या चेनकोल एक शाही राजदंड है जो राजत्व, धार्मिकता, न्याय और अधिकार के साथ साथ सत्ता के सही उपयोग से संबंधित अन्य गुणों को दर्शाता है। यह तमिलनाडु के प्राचीन चोल राजवंश से उत्पन्न हुआ और एक शाही प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ प्राशनिक इकाइयाँ दे रखी है और कुछ प्रतिनिधित्व दे रखे हैं। हमें इसमें से बताना कितने सही सुमेलित है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी, सभी तीन ही। इसमें हमारे सभी तीनों ही सही है। ठीक है, जो मंडलम है वो कहाँ का है, प्रांत का है। वलंदो है वो कहाँ का है, कबिशनरी। और तनियूर है जो एक बड़ा गांव है। ठीक है, इसलिए हमारे इसमें तीनों ही सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रशासनिक है उद्देश्य के लिए चोलों ने अपने साम्राज्य को 9 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें मंडलम कहा जाता है, जिनका नेतृत्व राज्यपाल करते थे। मंडलम कहीं वलनाडु कमिश्नर से बना था, जो स्वयं नाडु जिलों का समूह था। नाडु को चोल शिलालेखों में कुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कुर्रमों की संख्या मिलकर एक वलनाडु बनती थी। चोल साम्राज्य में एक गांव और एक स्वशासित इकाई थी। चोल देश के विभिन्न भागों में ऐसे कई गांव मिलकर कुर्रम का गठन करते थे। तनियूर एक बड़ा गांव था जो अपने आकार और महत्व के कारण स्वतंत्र रूप से कुर्रम के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ कुछ राज्य दे रखे और कुछ उनकी राजधानियां दे रखी है। हमें यहाँ पर बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें से हमारा कोई भी सही नहीं है। जो हमारा फर्स्ट वाला है क्या दे रखा है, काकती। ये कहाँ का है, वारंगल का। कहाँ का है, वारंगल का। फिर सेकंड हमें जो दे रखा है ये दे रखा है यादव। तो यादव कहाँ का है, देवगिरी का। और हमें दे रखा है होयसल्स कहाँ का है, द्वार समुद्र का। ठीक है,
तो हमारा जो यहाँ पर दे रखा है काकती, काकती का जो दे रखा है हमें वारंगल, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और यादव, यादव कहाँ का है, देवगिरी का, तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और थर्ड वाला दे रखा है हमें होयसल्स, ये द्वार समुद्र रहेगा, ये कर्नाटक में, ठीक है। इसलिए हमारा इसमें कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ साम्राज्य दे रखी है, कुछ उनकी पूंजियाँ, कुछ उसके संस्थापक और कुछ टिप्पणियाँ दे रखी है हमें, जैसे कि काकती दे रखा है वारंगल आंध्र प्रदेश, पोरला राजा दित्य थे, ठीक है। यादव देवगिरी महाराष्ट्र, भिल्लमवी, और होयसल द्वार समुद्र कर्नाटक, विट्टिगा देव और विष्णुवर्धन, ठीक है। चोल मंदिर वास्तुकला ने द्रविड़ शैली को परिभाषित किया, जिसमें विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार, टावर, जटिल रूप से नक्काशीदार मूर्तियां और भव्य मंदिर इस परिसर की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, कप्पल सत्तारम पुस्तक का प्राथमिक फोकस क्या है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी, नौसेना वास्तुकला और जहाज निर्माण के सिद्धांत, ठीक है। कप्पल सत्तारम, जिसका शाब्दिक अनुवाद जहाजों का विज्ञान है, एक प्राचीन तमिल ग्रंथ है जो समुद्री प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण और नेविगेशन तकनीकों से संबंधित है। प्राचीन तमिल सभ्यताओं के उन्नत ज्ञान और समुद्री कौशल को दर्शाता है, विशेष रूप से चोल राजवंश के दौरान, जिसका अपने नौसैनिक अभियानों तथा व्यापार नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, हमें यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, तराइन के प्रथम युद्ध 1051 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। सेकंड है हमारे यहाँ पर, जयचंद गढ़वाल को मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावार के युद्ध में पराजित किया और उनका वध कर दिया। हमें इसमें से बताना कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल बी। हमारा जो केवल दूसरा वाला ही सही है, हमारा बी वाला, ठीक है। जो हमारा तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ना कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ये रोंग है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी चौहान चामान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को निर्णायक रूप से पराजित किया था, ठीक है। गौरी को पराजय अधिक समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि 1192 ईस्वी में वह लौटा और तराइन के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसने उत्तरी भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी। जयचंद गढ़वाल को मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया और उनका वध कर दिया, ठीक है। इसलिए हमारा इसमें सेकंड वाला सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट इसका ऑप्शन हमारा क्या है, इसका आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा किया गया था। सेकंड वाला, यह उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है जो 50 से अधिक देशों के प्रमुख व्यक्तियों को एक साथ लाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा दूसरा वाला ही सही है। इसका जो हमारा आयोजन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और जो लिमिटेड और किसके ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला सही नहीं है। वैश्विक दलहन 2024 हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की लिमिटेड और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दलहन उत्पादक, संसाधक तथा व्यापारी भाग लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। वैश्विक दलहन सम्मेलन संबंध क्षेत्र का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है, जिसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए हमारा सेकंड वाला सही है। अब हमें यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 8, थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यह वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के बरगुर पहाड़ियों में स्थित है। सेकंड वाला, यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थर्ड वाला, यह वैगई नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। हमें इसमें से बताना कितने या कौन सा सही है।
तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा जो फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर थर्ड दे रखा है, यह वेगई नदी के जल ग्रहण के क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो यह कौन सी, पलार नदी के जल ग्रहण के क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, पलार नदी। ठीक है, हमारा यहाँ पर पलार नदी है, न कि वेगई नदी। थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के ईरोड जिले में बरगुर पहाड़ियों में जो है कहाँ से 80,114.80 हेक्टेयर में विस्तृत है। ठीक है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित यह अभ्यारण्य समृद्ध जैव विविधता रखता है। यह क्षेत्र नीलगिरी हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हाथियों तथा भारतीय गौर की अधिक आबादी रहती है। यह पालार नदी के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो कृषि गतिविधियों को जल उपलब्ध कराते हुए कावेरी नदी में गिरती है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित एजेंसियों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एसीबीआई, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI। हमें इसमें से बताना है कौन भारत में फिनटेक के लिए प्रमुख नियामक निकाय है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारे जो सभी तीनों ही किसके, भारत फिनटेक के लिए नियामक निकाय है। ठीक है, फिनटेक एक वित्तीय प्रौद्योगिक भुगतान, उधार, बीमा, धन प्रबंधन तथा अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने अथवा उनको अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का उपयोग है। भारत में फिनटेक के विनियमन के लिए प्रमुख निकाय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों की एनबीएफसी, पीएसपी तथा क्रेडिट ब्यूरो को विनियमित करता है। भारत के मुद्रा बाजार तथा विदेशी मुद्रा बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। डिजिटल भुगतान जैसे फिनटेक क्षेत्रों की निगरानी करता है। डिजिटल ऋण तथा डिजिटल अथवा न्यू बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसीबीआई प्रतिभूति बाजार में स्टॉक ब्रोकरों तथा निवेश सलाहकारों से मध्यस्थों के विनियमित करता है। प्रतिभूति बाजारों, स्टॉक जो ब्रोकर रहते हैं उनसे क्या करता है, सलाहकारों से, मध्यस्थों से नियंत्रित करता है। स्टॉक ब्रोकिंग और निवेश सलाहकार जैसी सेवाएं इसके अधिकार के क्षेत्र में आती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमाकर्ताओं को कॉर्पोरेट एजेंट्स और जो बीमा के लिए वेब एग्रीगेटर से तीसरे पक्ष के लिए एजेंटों को विनियमित करता है। बीमा क्षेत्र में अनुपालन और अखंडता सुनिश्चित करता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा जो कथन पहला दे रखा है, भारतीय बार काउंसिल को विनियमित करने के लिए प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, सेकंड वाला वर्ष 2023 में बीसीआई ने विदेशी वकीलों और कानूनों फर्मों को बिना शर्त भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी। हमें इसमें से बताना है कौन से कथन, कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों जो सही है और कथन 2 1 की व्याख्या करता है। सेकंड वाला हमारा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा कथन 2 है वो 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला हमारा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी वाला हमारा कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो हमें इसमें से बताना हमारा कौन सा आंसर है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो हमारा फर्स्ट सही है लेकिन हमारा सेकंड रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा सी होगा। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। भारतीय बार काउंसिलिंग को विनियमित करने वाले प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, वर्ष 2023 में बीसीआई ने विदेशी वकीलों और विधि संस्थाओं को भारत में गैर मुकदमा संबंधित गतिविधियों जैसे कॉर्पोरेट कानून तथा बौद्धिक संपदा मामलों की विधि व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की। उन्हें संपत्ति अंतरण अथवा स्वामित्व अन्वेषण संबंधित कार्यों से प्रतिबंधित किया गया है। विदेशी फर्मों में भारतीय वकीलों को समान प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा सी वाला सही होगा, इसमें फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड रॉन्ग है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।